हेलो साथियों, मैं लोकेश शाह। समष्टि अर्थशास्त्र में हमारी B1 सीरीज़ चल रही है जिसमें नेशनल इनकम का चैप्टर चल रहा है और ये है हमारा पार्ट 4 का वीडियो। राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं ही चल रही हैं। मुख्य 4 अवधारणाओं की बात हमने पिछले वीडियो में की हैं और इससे आगे अब हम चलते हैं। अब आगे की जो अवधारणाएं हैं उनको समझने से पहले इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हमको समझने ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम लेते हैं घरेलू आय। जैसे घरेलू आय को मैंने पिछले वीडियो में बताया NDP-FC बोलते हैं, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद को ही घरेलू आय कहते हैं। अब हम इस कंसेप्ट को समझना चाहते हैं। हमारे दिमाग में हम एक बार भारत का ऐसे ही नक्शा बना लेते हैं कि इसके अंदर की जो आय है ये हमारी घरेलू आय है। अब घरेलू आय में 2 क्षेत्र हमारे काम कर रहे हैं। कौन से? निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। क्योंकि अब आगे हमारे जो कंसेप्ट आ रहे हैं वो ये हैं, निजी आय, वैयक्तिक प्रयोज्य आय। लेकिन यहाँ आने से पहले हमको इसका बेसिक कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि हमारी जो घरेलू आय है उसके 2 हिस्से, उसको 2 भागों में हम बांट देते हैं। पहला हिस्सा है निजी क्षेत्र की आय। घरेलू उत्पाद का वह भाग जो निजी क्षेत्र से संबंधित है। इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। निजी क्षेत्र से संबंधित घरेलू आय का हिस्सा। उसका दूसरा भाग है सार्वजनिक क्षेत्र की आय। इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू पब्लिक और गवर्नमेंट सेक्टर। घरेलू उत्पाद का वह भाग जो सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है, घरेलू उत्पाद का वो भाग जो निजी क्षेत्र से संबंधित है। हमने घरेलू आय को 2 भागों में बांट दिया, निजी क्षेत्र से संबंधित आय और सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित आय। अब सार्वजनिक क्षेत्र की जो आय है, जैसे न्यूमेरिकल जब हम करते हैं तो वहाँ पर हमको प्रॉब्लम आती है कि इसको ऐड करना है या घटाना है। तो हम इसके डिफरेंट और कंसेप्ट गहराई में थोड़ा समझें कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो आय है, गवर्नमेंट सेक्टर की, पब्लिक सेक्टर की इनकम को हम फिर से 2 भागों में डिवाइड करते हैं। इसके भी 2 पार्ट हैं। कभी न्यूमेरिकल में मान लो इस तरह से नहीं दिया और उसके अलग अलग पार्ट्स दे दिए, ये अक्सर देखा जाता है। मालूम नहीं पड़ता है कि ये जो कंसेप्ट है सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल, ये अक्सर मैं न्यूमेरिकल में देखता हूँ और ये मालूम नहीं पड़ता कि ये कहाँ जाएगा। तो सार्वजनिक क्षेत्र की जो आय है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला हिस्सा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सरकार की जितनी भी प्रॉपर्टी है, भूमि है, पूंजी है या एंटरप्रेन्योरशिप, सरकार भी कई डिपार्टमेंट, कई कंपनियां चलाती है, उद्योग चलाती है। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में आने वाले जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ मैंने यहाँ एग्जांपल भी लिखे हैं, रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, टेलीग्राफ्स है। तो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में आने वाले जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट्स को प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से कितनी आय हुई, एक तो ये टुकड़ा हो गया और एक टुकड़ा है सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। ऐसे एंटरप्राइजेस जो डिपार्टमेंट के अंतर्गत नहीं आते हैं, जैसे है LIC, FCI, HMT आदि। ये जो हैं इनकी सेविंग्स, क्योंकि अपने लाभ का एक अंश जो है वो तो शेयर होल्डर में बांट देते हैं, अपने प्रॉफिट का ये टैक्स भी देते हैं, लेकिन इनकी जो सेविंग्स है, बची हुई जो अवितरित लाभ हैं, वो गवर्नमेंट की इनकम कहलाएगी। तो ये हमको ध्यान रखना है, ये वर्ड अपने को ध्यान रखना है। सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, गैर विभागीय उपक्रमों की बचतें, ये भी गवर्नमेंट की इनकम में आएगा। तो गवर्नमेंट की इनकम के ये 2 पार्ट हो गए। अब समझ में आ गया ना? घरेलू आय के 2 हिस्से कर दिए हमने, निजी क्षेत्र की आय, सार्वजनिक क्षेत्र की आय। सार्वजनिक क्षेत्र की आय के 2 भाग, डिपार्टमेंटल एंड नॉन डिपार्टमेंटल। अब हम बात करेंगे, इनको समझने से पहले एक चेन, एक फार्मूला कैसे बनेगा वो सिखाता हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं घरेलू आय।
एक ये जो टेबल बना रखी है, ये यदि हमें समझ में आ गई तो हम सभी डेफिनेशंस भी बना लेंगे और सारे फार्मूले हम बना लेंगे। हमको कोई फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, कैसा भी न्यूमेरिकल आए हम कर लेंगे। केवल ये रिलेशनशिप हमको ध्यान रखनी है। घरेलू आय जिसको हम NDP-FC कहते हैं, इसमें से अब हमको कहाँ जाना है, ये एरो कहाँ पे जा रहा है, निजी क्षेत्र की आय। अब घरेलू में तो सार्वजनिक क्षेत्र की आय भी शामिल है, हमको केवल निजी क्षेत्र की निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, घरेलू आय में से सार्वजनिक क्षेत्र की आय को हमने हटा दिया, घटा दिया, माइनस किया है। देखिए माइनस सार्वजनिक क्षेत्र की आय। तो घरेलू आय में से सार्वजनिक क्षेत्र की आय अगर हम घटा देते हैं तो क्या बचेगा, निजी क्षेत्र की आय। ये हमने दो पार्ट किए ना, इसमें एक पार्ट निजी क्षेत्र, एक पार्ट सार्वजनिक। तो इसमें से सार्वजनिक घटा दिया तो निजी क्षेत्र की आय आ गई। ये प्राइवेट सेक्टर की इनकम आई है, अभी प्राइवेट इनकम नहीं आई है। अब निजी क्षेत्र की आय में हम विदेशी आय जोड़े और हस्तांतरण आय को जोड़े तो निजी आय आएगी। अब एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा कि निजी आय, वैयक्तिक प्रयोज्य आय, ये सभी राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञात होते हैं, जबकि हमने शुरू कहाँ से किया, घरेलू से, इसलिए हमने विदेशी आय जोड़ी है। यहाँ हमने हस्तांतरण आय क्यों जोड़ा, इसका मतलब ये रहा कि घरेलू आय में हस्तांतरण आय शामिल नहीं है। तो वो तो पहले ही वीडियो में हमने बताया कि ट्रांसफर इनकम जो है, क्योंकि उसके अगेंस्ट में कोई प्रोडक्शन नहीं होता, कोई उत्पादन नहीं होता है, इसलिए कभी भी घरेलू या राष्ट्रीय आय में ट्रांसफर इनकम नहीं जुड़ती है। प्राइवेट और पर्सनल में ट्रांसफर इनकम जुड़ती है। गवर्नमेंट जो है वो किसी भी प्राइवेट कंपनी को, निजी उद्यम को गिफ्ट दे सकती है। कोई फॉरेन कंट्री जो है वो हमारे निजी उद्यम को गिफ्ट दे सकता है, मुझे कोई भी गिफ्ट दे सकता है, मुझे गवर्नमेंट कोई गिफ्ट दे सकती है। तो याद रखें, प्राइवेट और पर्सनल, निजी और वैयक्तिक, इनको हस्तांतरण आय भी प्राप्त होती है, तो वो हमारी आय का हिस्सा है, इसलिए जोड़ा जाता है। निजी और वैयक्तिक जितने भी हैं सब में ट्रांसफर इनकम जुड़ती है। अब ट्रांसफर के भी 3 पार्ट किए हमने, कौन कौन से ट्रांसफर हो सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये अलग अलग आते हैं। तो हस्तांतरण आय कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट या इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट, राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज या सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज। जैसे सरकार कभी कभी परिवारों से, उद्यमों से ऋण लेती है, ऋण लेने के बदले में उन्हें ब्याज चुकाती है। अब ये ट्रांसफर माना गया है, क्योंकि ये जो ऋण लिया जाता है सरकार की ओर से, वो उपभोग व्यय करने के लिए लिया जाता है, इससे कोई उत्पादन नहीं होता है। इसलिए सार्वजनिक ऋणों पर जो ब्याज है वो एक प्रकार का हस्तांतरण है, गवर्नमेंट के जेब से निकलता है, लोगों की जेब में जाता है। नेक्स्ट है करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट। सरकार जैसे छात्रवृत्ति है, बेरोजगारी भत्ता है, वृद्धावस्था पेंशन है, सब्सिडी आदि जो पैसा देती है, ये भी एक प्रकार का ट्रांसफर है। गवर्नमेंट से जितना भी ट्रांसफर है, करंट ट्रांसफर मतलब उसी वर्ष में, जिस वर्ष में ये गणना हो रही उसी वर्ष में जो ट्रांसफर इनकम गवर्नमेंट से मिली है। तीसरा है नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम एब्रॉड, शेष विश्व से या विदेशों से शुद्ध हस्तांतरण। यहां मैंने नेट करंट लिखा है। नेट क्यों, क्योंकि विदेशों से हस्तांतरण आय आती भी है और हम विदेशों को हस्तांतरण आय भुगतान देते भी हैं। ट्रांसफर इनकम की इनकमिंग कितनी हुई माइनस ट्रांसफर का आउटगोइंग कितना हुआ, नेट क्या रहा। ये जो है ना, ये नेगेटिव भी हो सकता है कि आए कम ट्रांसफर और जाए ज़्यादा, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम एब्रॉड या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विदेश से शुद्ध चालू हस्तांतरण। तो हमने ये देखा कि निजी क्षेत्र की आय में हम विदेशी आय को जोड़ें और हस्तांतरण आय को जोड़ें तो क्या बन जाती है, निजी आय बन जाती है। निजी आय का मतलब होता है परिवारों की आय या उद्यम की आय। हम याद रखने के लिए कंपनी की आय को ही निजी आय माने, जैसे रिलायंस की आय
जितनी भी कॉरपोरेशन है, जितनी भी कंपनियां, उनकी आय जो है वो हम निजी आय मान लें। तो उनकी आय ज्ञात करने के लिए हम इस चैनल से चले हैं। अब निजी आय, चलो उदाहरण लेते हैं कि रिलायंस, अब उसकी आय, तो रिलायंस की आय कौन सी है, उसको जो प्रॉफिट होगा ना वही तो उसकी आय है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो उसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट यहाँ पर फिर से मैंने फार्मूला लिख दिया कि जैसे लाभ हुआ, लाभ के 3 टुकड़े हैं। लाभ के 3 टुकड़े कौन से हैं? लाभ कर, प्रॉफिट टैक्स। रिलायंस जो है सबसे पहले गवर्नमेंट को अपने प्रॉफिट का एक भाग है वो टैक्स के रूप में दे देती है, कॉर्पोरेट टैक्स या प्रॉफिट टैक्स बोलते हैं। दूसरा पार्ट जो है वो डिविडेंड, लाभांश। रिलायंस के जितने शेयर होल्डर हैं, सारा पैसा मुकेश अंबानी का थोड़ी है, सभी लोगों ने रिलायंस के शेयर ले रखे हैं, तो लाभ का एक टुकड़ा लोगों को भी देना पड़ेगा, हर शेयर पर डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो लाभ का एक अंश जो है वो शेयर होल्डर के पास लाभांश के रूप में जाता है, और एक भाग भविष्य में निवेश करने के लिए कंपनी अपने पास रखती है, जिसको हम बोलते हैं अवितरित निगम लाभ। कंपनी के लाभ का वह भाग जिसका वितरण नहीं किया गया है, इसी को हम निगम बचत भी बोलते हैं। तो अभी हम लाभ मतलब निजी आय पर खड़े हैं। अब हमें निजी आय से वैयक्तिक आय निकालनी है, प्राइवेट से पर्सनल निकालनी है। तो आप ये ध्यान रखो, इसमें से जो मुझे नहीं मिलेगा वो माइनस कर दो। जैसे गवर्नमेंट टैक्स, ये जो प्रॉफिट का टैक्स है ये गवर्नमेंट के पास जाएगा, ये माइनस कर दिया, लाभ कर माइनस, क्योंकि ये मुझे नहीं मिला। अवितरित लाभ ये कहाँ पड़ा है? रिलायंस के पास ही पड़ा है, उसने बांटा नहीं है, माइनस अवितरित लाभ या निगम, लाभ या निगम बचते हैं। ये माइनस नहीं हुआ क्योंकि रिलायंस के शेयर मेरे पास हैं, मैंने रिलायंस के शेयर खरीद रखे हैं, तो मुझे कंपनी डिविडेंड देगी, ये हमने माइनस नहीं किया। तो निजी आय में से इन दोनों को हमने माइनस किया, क्या आ गया? वैयक्तिक आय, व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम, मेरी आय आ गई, एक व्यक्ति की आय या एक परिवार की आय। ये मेरी आय आ चुकी है, वैयक्तिक आय, इसमें से ये माइनस करने के बाद, और मेरी आय में से अब मुझे निकालना है वैयक्तिक प्रयोज्य आय, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। व्यक्तिगत प्रयोज्य, प्रयोज्य मतलब उपभोग करने के लिए, खर्च करने के लिए अपने पास जो उपलब्ध आय है उसको हम प्रयोज्य आय बोलते हैं। तो अब मेरी जितनी भी आय है, सरकार ने मुझे मंथली जो भी सैलरी दी है वो सारी सैलरी मैं अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकता, इसमें मुझे टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट को टैक्स दे दूं। इसके अलावा मान लो गवर्नमेंट ने मुझ पर कोई फाइन लगाया हो, मुझसे कोई फीस ली हो, इसको हमने लिखा है सरकार की विविध प्राप्तियां, शुल्क, जुर्माना आदि, फीस, फाइन्स एटसेट्रा, मिसलेनियस रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और ये है पर्सनल टैक्सेस, प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, मैं जो इनकम टैक्स दे रहा हूँ मेरी इनकम में से वो माइनस हो गया, गवर्नमेंट ने मुझसे जो फीस फाइन्स लिया वो माइनस हो गया। अब जो पैसा मेरे पास बचा है उसको मैं अपनी मर्जी से खर्च करने के लिए स्वतंत्र हूँ, इसको हम कहेंगे वैयक्तिक प्रयोज्य आय, जो स्वतंत्रता पूर्वक व्यय करने के लिए मेरे पास उपलब्ध है। अब मैं मेरी आय से क्या कर सकता हूँ? इसका कुछ भाग उपभोग करूँगा और कुछ भाग बचत करूँगा। तो इसका हम एक फार्मूला बना सकते हैं कि वैयक्तिक प्रयोज्य आय इक्वल टू वैयक्तिक उपभोग, पर्सनल कंजप्शन, प्लस वैयक्तिक बचत, पर्सनल सेविंग। इस प्रकार से ये जो फॉर्मेट हमने बनाया है, ये न्यूमेरिकल करने के लिए, इनका आपस में रिलेशन समझने के लिए और सूत्र बनाने के लिए ये हमें देखना पड़ेगा। अब हम जो बची हुई अवधारणाएं थी उस पर आते हैं। पिछले वीडियो में हमने जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी ये 4 कंसेप्ट पढ़ लिए थे। इसके बाद अब हम आते हैं निजी आय। निजी आय, निजी उद्यम की या परिवारों की आय बनाएंगे क्या? परिभाषा क्या बनेगी? 1 वर्ष की अवधि में निजी उद्यम या परिवारों को समस्त स्रोतों से प्राप्त आय, समस्त स्रोतों से, राष्ट्रीय आय में ऐसा नहीं बोल सकते हैं। समस्त स्रोत का मतलब हो गया साधन आय प्लस हस्तांतरण आय। भले फ्री में मिल रही है, हस्तांतरण आय क्या, ट्रांसफर इनकम क्या है? फ्री की इनकम है जिसके बदले में हमने कुछ भी
नहीं दिया है, लेकिन हमारी तो आय तो है ना। इसलिए हम इसमें ये लिखेंगे कि एक वर्ष की अवधि में देश में निजी उद्यम या परिवारों को समस्त स्रोतों से प्राप्त आय को हम निजी आय कहते हैं। इसमें साधन आय के साथ साथ हस्तांतरण आय भी शामिल रहती है और यह राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञात होती है ना, इसलिए इसमें विदेशों से शुद्ध साधन आय शामिल है। इसका घरेलू सीमा या विदेश उससे कोई मतलब नहीं, ये साधन आय विदेशों से होगी तो भी इसमें जुड़ेगी, इसलिए हमको ध्यान रखना है ये सब राष्ट्रीय स्तर पर ही ज्ञात होंगी। न्यूमेरिकल करते टाइम ध्यान रखना है, यदि हम घरेलू से शुरू कर रहे हैं तो फॉरेन की इनकम जोड़ना पड़ेगा। अब इसका फार्मूला बनाना है, निजी आय का सूत्र क्या होगा। देखिए अपन देखें, बहुत सारे सूत्र बन सकते हैं, आप कहाँ से चालू करना चाह रहे हैं इस टेबल में, वहाँ से फार्मूला बनेगा। यदि मैं राष्ट्रीय आय से शुरू करूँ, देखिए ये घरेलू आय से तो यहाँ बना हुआ है, अगर मैं राष्ट्रीय आय से शुरू करूँ तो कैसे होगा, तो राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम माइनस, अब देखिए घरेलू आय में से सार्वजनिक क्षेत्र की आय घटाइए ना, तो मैं सार्वजनिक क्षेत्र की आय को घटा देता हूं, ये सार्वजनिक क्षेत्र की आय प्लस NFI ये नहीं करना है, विदेशी आय नहीं जोड़ना है क्योंकि शुरू कहां से किया है, राष्ट्रीय से, और प्लस हस्तांतरण आय कर दें, ये प्लस हस्तांतरण आय ट्रांसफर इनकम, ये हो गई निजी आय। कहां से हम शुरू कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। यदि हम यहां नीचे से शुरू करेंगे, मैं यदि पर्सनल इनकम से निकालना चाहता हूं, मुझे प्राइवेट इनकम निकालनी है, कहां से, पर्सनल से निकालनी है, तो मुझे ये उल्टा चलना पड़ेगा। तो पर्सनल इनकम प्लस लाभ कर प्लस अवितरित निगम लाभ, आप इस तरह से चलोगे तो ये सिंबल है, और नीचे से ऊपर जाओगे तो ये सिंबल बदल जाएंगे। सूत्र सारे इस टेबल से ही बनेंगे, और एक के 2-3 सूत्र बन सकते हैं, ज़्यादा सूत्र बन सकते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं है, सूत्र इसी से बनेंगे। ये चैनल अपने को ध्यान रखना है। वैयक्तिक आय, वैयक्तिक आय क्या होती है, एक व्यक्ति या परिवार को एक वर्ष की अवधि में समस्त स्रोतों से प्राप्त आय वैयक्तिक आय कहलाती है। इसमें साधन आय भी आ गई, हस्तांतरण आय भी आ गई, शेष विश्व से साधन आय हस्तांतरण आय भी आ गई है, ये भी राष्ट्रीय स्तर पर ही ज्ञात होता है। इसका फार्मूला हमको ज्ञात करना है वैयक्तिक आय का, इस चैनल से चलें। देखिए अगर आप राष्ट्रीय से शुरू करोगे, घरेलू से शुरू करोगे तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आना है आपको। राष्ट्रीय से शुरू करोगे तो राष्ट्रीय में से सार्वजनिक क्षेत्र घटा दो, हस्तांतरण जोड़ दो, तो निजी आय आ गई, और निजी में फिर ये दोनों और माइनस कर दो तो आपकी वैयक्तिक आय आ गई। तो हमें इतना बड़ा फार्मूला याद नहीं करना है, हम डायरेक्ट इसको कहाँ से शुरू करें, हम ले लेते हैं निजी आय, निजी आय माइनस, देखिए ये निजी आय, यहाँ से मुझे यहाँ तक जाना है तो इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस लाभ कर माइनस निगम बचते हैं, अवितरित लाभ जिसको हम बोलते हैं, इन दोनों को हमने माइनस कर दिया, ये दोनों माइनस हो गए। अब हमारे पास क्या आ गया, पर्सनल इनकम, ये मेरी इनकम आई। अब हमको जाना है वैयक्तिक प्रयोज्य आय या उपभोग योग्य आय, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम या डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, मेरी आय का वह भाग, व्यक्तिगत आय का वह भाग जिसे व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक व्यय करने के लिए तत्पर है या व्यय कर सकता है। कैसे ज्ञात होगी, तो व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष करों को माइनस कर दो, व्यक्ति जो जो टैक्स दे रहा है उसको माइनस कर दो, और इसके अलावा शुल्क जुर्माना जो भी सरकारी प्राप्तियां हैं उसे भी माइनस कर दें। देखिए वैयक्तिक प्रयोज्य आय या उपभोग योग्य आय, उसको आप कहाँ से शुरू करोगे, वैयक्तिक आय तो हमने निकाल ही ली है ना, वैयक्तिक आय माइनस प्रत्यक्ष कर, आयकर, संपत्ति कर, ये सब इसमें आएंगे, माइनस मिसलेनियस रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, मिसलेनियस रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की विविध प्राप्तियां जिसमें शुल्क जुर्माना आदि आ गया। ये सब देने के बाद जो पैसा बचा उसको अपन अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं, मर्जी से उपभोग और बचत कर सकते हैं। एक कंसेप्ट और है प्रति व्यक्ति आय,
प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालनी है, तो वो कहाँ की निकालनी है। जैसे बांसवाड़ा जिले की निकालनी है तो बांसवाड़ा जिले की कुल आय बटा बांसवाड़ा जिले की जनसंख्या। राजस्थान की निकालनी है तो राजस्थान की कुल आय बटा राजस्थान की जनसंख्या। देश में प्रति व्यक्ति आय निकालनी है तो राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। तो राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, इससे ये प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगी। इस प्रकार से हमारे ये सभी कंसेप्ट जो हैं वो पूरे हुए। इसके बाद और भी कुछ कंसेप्ट हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लेते हैं। धन्यवाद।